आरबीआई ने श्रेय इंफ्रा और श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल ले लिया। श्रेय ग्रुप की कंपनियों के डिफॉल्ट और गलत गवर्नेंस की वजह से आरबीआई की ओर से ये कदम उठाया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर रजनीश शर्मा को इन कंपनियों के लिए एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है। आरबीआई जल्द ही इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी रूल्स के तहत इन कंपनियों के रेजोल्यूशन का प्रोसेस शुरू करेगा। इन्वेस्को और जी मामले की अगली सुनवाई अब 5 अक्टूबर को होगी। एनसीएलटी में आज हुई सुनवाई के दौरान इन्वेस्को ने कंपनी के शेयर होल्डर्स की ईजीएम बुलाने पर फिर जोर दिया है। इसके लिए इन्वेस्को ने ट्रिब्यूनल से एक बाध्यकारी आदेश देने की मांग की ताकि जी एंटरप्राइजेज ईजीएम बुलाने पर टालमटोल रवैया ना अपना सके। शेयर मार्केट में 2020 के बाद से रिटेल इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी तेजी से बढ़ी है, ये कहना है वित्त मंत्री का। उन्होंने कहा है कि रिटेल और बड़े इन्वेस्टर्स ने उन कंपनियों में ज्यादा निवेश किया है जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेहतर रहा है। Actually is rapidly opening up the doors of opportunities for companies, for the market, for experts and for specialists like you all. I would think more in the last 7-8 years. The world is looking at how best to streamline compliances, and most often big scandals and big things have come out for want of compliance, for want of matured compliance. And it is there that I think you have a very big role to play, more with ease of compliance being one of the norms. आज बाजार ने BT नौ स्वदेश की शुरुआत का वेलकम किया। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज बाजार में शानदार रैली देखने को मिली है। छोटे मझोले शहरों में भी शानदार तेजी आज हमने देखी है। सेंसेक्स 533 अंकों की बढ़त के साथ 59,299 के स्तर पर बंद हुआ है। यही नहीं, निफ्टी 159 अंकों की मजबूती के साथ 17,691 के स्तर पर बंद हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक यूनिफॉर्म बिल्डर बायर्स एग्रीमेंट बनाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घर खरीदारों की दिक्कतों से बचाने के लिए एक मॉडल एग्रीमेंट बनाना बेहद ज़रूरी है। एग्रीमेंट का एक मॉडल बनने से रेरा को और मजबूती मिलेगी। मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट और मॉडल एजेंट बायर एग्रीमेंट से रियल एस्टेट में पारदर्शिता आएगी और घर खरीदार धोखाधड़ी से बच सकेंगे। रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को आज डबल झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुपरटेक को फटकार लगाई और घर खरीदारों को अक्टूबर अंत तक यहां पर 40 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुपरटेक को झटका दिया है और उसके 40 मंजिला टावर को गिराने के आदेश पर राहत देने से इनकार कर दिया है। सुपरटेक ने सुप्रीम कोर्ट से दूसरे रिहायशी टावर्स के करीब होने की दलील देकर विस्फोटकों की जगह धीरे धीरे टावर को तोड़ने की अपील की थी। व्यापारियों की संस्था सीआईटी ने ई कॉमर्स कंपनियों की जांच कराने की मांग की है। कैट का आरोप है कि ई कॉमर्स कंपनियां सेल के दौरान एफडीआई और फेमा नियमों की गड़बड़ियों का फायदा उठा रही हैं और कैट ने आरोप लगाया है कि अमेजॉन ने पिछले 3 साल में करीब 5,262 करोड़ रुपए लीगल फीस दी है और इस फीस के जरिए ऑफिसर्स को घूस दी गई है। टाटा मोटर्स ने अपनी नई माइक्रो एसयूवी टाटा पंच से पर्दा उठा दिया है। इसकी बुकिंग भी आज से शुरू हो गई है। ग्राहक 21,000 रुपए देकर टाटा पंच बुक करा सकते हैं। हालांकि कीमतों को लेकर अभी तक कंपनी ने खुलासा नहीं किया है। टाटा मोटर्स पहली बार माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में मारुति सुजुकी और महिंद्रा जैसी कंपनियों से मुकाबले के लिए टाटा पंच जैसी गाड़ी पेश करेंगे। फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए सैमसंग ने अपने मिड सेगमेंट फोन की कीमत में 2,500 रुपए की कमी की है। सैमसंग गैलेक्सी A21 सीरीज की कई मॉडल्स में ये छूट दी गई है। बैक पैनल में 4 रेयर और 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे जैसे कि फीचर्स जैसे लैस हैं और फोन की कीमत कम करके कंपनी ने ग्राहकों को लुभाने की कोशिश की है।
सुजुकी और टोयोटा दोनों मिलकर नई मिड साइज एसयूवी और एमपीवी सेगमेंट की कारें लॉन्च करने जा रहे हैं। इन कारों में ऑटोनोमस ड्राइविंग असिस्टेंस सपोर्ट के साथ ही कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। कंपनी ने कार के मॉडल्स के नामों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ये कारें मारुति सुजुकी अर्टिगा और टोयोटा इनोवा के बीच के रेंज की होगी। मिड साइज की ये कारें एमपीवी सेगमेंट के कई पॉपुलर कारों को टक्कर देगी। लखीमपुर खीरी में किसानों और यूपी सरकार के बीच आखिरकार समझौता हो गया है। राज्य सरकार ने सभी मृतक किसानों के परिवार वालों को 45-45 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। घायलों को भी 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही पूरे मामले की न्यायिक जांच भी होगी। सरकार ने पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भरोसा दिलाने के साथ साथ 8 दिन में आरोपियों को अरेस्ट करने का वादा भी किया है। लखीमपुर हिंसा मामले में किसानों और सरकार के बीच हुए समझौते से पहले जमकर सियासत भी हुई है। दिल्ली के यूपी भवन पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। इससे पहले यूपी पुलिस ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के साथ कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। वहीं प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा ने यूपी पुलिस पर प्रियंका से गलत व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। प्रियंका की हिरासत से नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सीतापुर गेस्ट हाउस के पास कैंडल मार्च भी किया। लखीमपुर जाने से रोके जाने पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान पुलिस वालों की सपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है और पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सीएम योगी से पीड़ित परिवार को 2-2 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग भी की है। लखीमपुर हिंसा पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की सफाई। कहा, घटनास्थल पर ना मैं ना मेरा बेटा मौजूद, बेटा अगर मौजूद होता तो चली जाती जान। विपक्षी नेताओं के लखीमपुर दौरे पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि लखीमपुर में पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है और विपक्ष जांच को प्रभावित करना चाहता है। लखीमपुर हादसे पर दिल्ली से लेकर कश्मीर तक जमकर सियासत चल रही है। उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट कर कहा है कि यूपी नया जम्मू कश्मीर है। उमर अब्दुल्ला के इस ट्वीट पर बीजेपी नेता निर्मल सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि उमर अब्दुल्ला पहले कश्मीर में हुई हिंदुओं की हत्या पर बोले। लखीमपुर खीरी जा रहे पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा और पंजाब के 6 से अधिक विधायकों में यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद डिप्टी सीएम रंधावा विधायकों के साथ थाना सरसावा के शाहजहांपुर चेकपोस्ट पर धरने पर बैठ गए। लखीमपुर खीरी की घटना का पंजाब में राजभवन के सामने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वीरेंद्र ढिल्लों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कई पंजाब के विधायक सिद्धू के साथ मौजूद रहे। लगभग 1 घंटा प्रदर्शन करने के बाद इन नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। पंजाब सरकार ने नए डीजीपी के नाम तय करने के लिए यहां पर यूपीएससी के 10 सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स के नाम भेजे हैं और इनमें से 3 नाम चुनकर यूपीएससी पंजाब सरकार को भेजेगी। वहीं इन 3 ऑफिसर्स में से किसी एक को पंजाब का नया डीजीपी बनाया जाएगा, लेकिन माना यह जा रहा है कि 3 में से डीजीपी किसको बनाया जाए ये नवजोत सिंह सिद्धू, मंत्री और विधायकों की राय से तय होगा। यूपी ने राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में भी किसानों का आंदोलन तेज होता दिखाई दे रहा है और घरसाना में किसान पिछले 7 दिन से सिंचाई के पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर उन्हें पानी नहीं मिला तो उनकी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने 50 लाख रुपए तक के फ्लैट्स की स्टैंप ड्यूटी पर 31 दिसंबर तक राहत का ऐलान किया है। सीएम गहलोत ने 25 लाख रुपए तक आवासीय प्लॉट्स पर स्टैंप ड्यूटी 6 से घटाकर 4% कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने 43 किसान संगठनों और राकेश टिकैत, दर्शन पाल सहित कई किसान नेताओं से जवाब मांगा है। कोर्ट ने किसान नेताओं से पूछा है कि वो हरियाणा सरकार की तरफ से बनाए गए पैनल से बातचीत करने क्यों नहीं जा रहे। गाजियाबाद पुलिस की ओर से NH9, NH24 पर बैरिकेडिंग करने के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा। ट्रैफिक डाइवर्ट करने की वजह से नोएडा दिल्ली नेशनल हाईवे पर 4 से 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। आज महाराष्ट्र के स्कूल फिर से स्टूडेंट्स के लिए खुल गए। शहरी इलाकों में 8वीं से 12वीं और ग्रामीण इलाकों में 5वीं से 12वीं तक की क्लासें शुरू हुई हैं। वहीं स्कूल्स में कोविड-19 से जुड़े सभी प्रोटोकॉल्स का पालन किया गया है। सभी शिक्षक और स्टूडेंट्स मास्क पहने हुए नजर आए। साथ ही एंट्री से पहले स्कूल्स को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया। ड्रग्स मामले में फिलहाल शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आर्यन खान की जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई है। मुंबई के तिला कोर्ट में 7 अक्टूबर तक आर्यन की NCB कस्टडी उन्होंने बढ़ा दी है। दिल्ली में NCB की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। मुंबई में भी गिरफ्तारी जो है वो आरोपियों के घर पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर आपको बता दें कि NDPS कानून में हर आरोपी के घर हाउस सर्च का भी प्रावधान है और ऐसे में अटकलें लग रही हैं कि क्या सुपरस्टार शाहरुख खान के घर मन्नत पर भी NCB सर्च ऑपरेशन कर सकती है। फिलहाल इस मामले में लगातार छापेमारी जारी है। बड़ी गिरफ्तारी भी हो सकती है। ड्रग्स मामले में NCB ने मुंबई के गोरेगांव इलाके से श्रेयस नायर नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उसका आर्यन खान के साथ लिंक बताया जा रहा है। NCB सूत्रों के मुताबिक श्रेयस भी इस पार्टी में जाने वाला था, लेकिन किसी वजह से वो नहीं जा पाया। RSS के खिलाफ टिप्पणी को लेकर मुंबई पुलिस ने गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू में RSS का समर्थन करने वाले लोगों की मानसिकता को तालिबान जैसा बताया था। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी राज्य सरकार कोविड-19 से मरने वाले शख्स के परिवार को 50,000 का मुआवजा देने से इनकार नहीं कर सकती है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुआवजे की इस स्कीम की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारों के अपने अपने राज्य आपदा कोष से 30 दिन के भीतर ये मुआवजा उन्हें देना होगा और कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए लोगों को इसकी जानकारी देने को भी कहा है। कोरोना महामारी को लेकर बड़ी राहत की खबर आई है। दरअसल 200 दिनों बाद आज सबसे कम एक्टिव मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,799 नए मामले सामने आए हैं और 180 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस दौरान 26,718 लोग ठीक हुए हैं। वहीं सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि भारत में कोरोना के लगभग 2,64,458 सक्रिय मरीज बचे हैं, जो कि 200 दिनों में सबसे कम है। कोरोना से लड़ाई में देश ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। देश भर में वैक्सीनेशन के तहत 70% आबादी को कोरोना रोधी टीके की कम से कम एक खुराक दे दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में नित नए दिन बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ड्रोन से वैक्सीन सप्लाई प्रोग्राम लॉन्च किया और इससे दूर दराज के इलाकों में वैक्सीन सप्लाई में तेजी आएगी। मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। देश की जनता का जीवन कैसे सरल हो और टेक्नोलॉजी लोगों के जीवन में कैसा बदलाव ला सकती है और जनता के जीवन में बदलाव लाने के लिए टेक्निकल का बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है, उसका आज ऐतिहासिक एग्जाम्पल स्थापित हुआ है।
भारतीय वायुसेना ने पहली बार राफेल की स्कैल्प क्रूज मिसाइल के साथ इमेज शेयर की है और स्कैल्प क्रूज मिसाइल के साथ राफेल विमान हवा में 500 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकता है। इस मिसाइल के जरिए दुश्मन के किसी भी बड़े और अति सुरक्षित ठिकानों को आसानी से बर्बाद किया जा सकता है, जिसकी वजह से इसे गेम चेंजिंग मिसाइल भी कहा जाता है। आईपीएल 2021 में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से खिलाफ हो रहा है और यहां बता दें कि दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। चेन्नई ने दिल्ली के सामने जीत के लिए 137 रनों का लक्ष्य रखा है। आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रनों से मात देकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। मैच में आरसीबी ने पहले खेलते हुए निर्धारित ओवर्स में 164 रन बनाए। जवाब में पंजाब 158 रन ही बना सका। आरसीबी के जीत के हीरो रहे ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने 33 गेंदों पर 57 रन की धमाकेदार पारी खेली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एकमात्र डे नाइट महिला टेस्ट ड्रॉ रहा और मैच में भारत ने पहली पारी में 8 विकेट पर 370 रन बनाए। वहीं दूसरी पारी में महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 272 रनों का लक्ष्य रखा और इस मैच में भारत की स्मृति मंधाना मैन ऑफ द मैच रही। दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर जोड़ी समंथा रुथ प्रभु और नागा चैतन्य ने अपने तलाक का ऐलान कर दिया है। तलाक की ऐलान करने के बाद समंथा ने कहा है कि काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने और चैतन्य ने बतौर पति पत्नी अपने रास्ते अलग करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हम अपने फैंस, शुभचिंतकों और मीडिया से अपील करते हैं कि वो इस मुश्किल समय में हमें सपोर्ट करें। सलमान खान के शो बिग बॉस 15 की शुरुआत हो चुकी है। घर में पहले दिन ही प्रतिभागी अफसाना खान और विधि पंड्या के बीच बहस देखने को मिली है। इस दौरान दोनों एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हुए नजर आए। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। खासकर ताइवान को लेकर वो लगातार उकसावे वाली हरकतें कर रहा है। महज 3 दिनों के अंदर चीन के 100 फाइटर जेट्स ताइवान की सीमा में घुस गए और बीजिंग की इस हरकत से नाराज अमेरिका ने उसे साफ लहजे में चेतावनी दे डाली है और यूएस ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जापान के नए प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को पदभार ग्रहण करने के लिए बधाई दी है और पीएम मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा है कि उनके साथ मिलकर काम करने के लिए बेहद उत्सुक हैं। दरअसल जापान की संसद ने पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा को जापान का नया प्रधानमंत्री चुना है और जिसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर जापान के नए प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को बधाई और शुभकामनाएं दी। मैं उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं ताकि विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी और हमारे क्षेत्र में शांति और समृद्धि को आगे बढ़ाया जा सके। इसी के साथ खबरें फटाफट में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।